हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माजेनेसिस। आज हम विटामिन्स के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो विटामिन हमारे रिमेनिंग रह गए थे फैट सोल्यूबल के अंदर। फैट सोल्यूबल के अंदर हमारे 4 विटामिन्स थे, विटामिन ए, डी, ई और के। ए हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम विटामिन डी से स्टार्ट करेंगे कि विटामिन डी क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन डी के साथ। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन्स। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा कि इसको सनशाइन विटामिन्स क्यों बोला जाता है। और इसमें जो है स्टेरॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं एक हार्मोन की तरह। तो विटामिन डी फंक्शन लाइक अ हार्मोन। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट होने वाला है वो है नेचुरल प्रोविटामिन्स ऑफ विटामिन डी आर। जो विटामिन डी के प्रोविटामिन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है विटामिन डी टू, जिसको हम प्रो विटामिन डी टू भी कहते हैं, और एक होता है प्रो विटामिन डी थ्री। ओके, ये दो दो अलग अलग विटामिन्स के फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग सोर्स में पाए जाते हैं। लाइक जो डी टू होता है वो एर्गोस्टेरॉल होता है। ओके, एर्गोस्टेरॉल जो है वो प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन्ड होता है, जबकि जो डी थ्री होता है वो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कहाँ हमारे प्रेजेंट होता है? स्किन में। ये हमको डाइट से मिलता है। ओके, एर्गोस्ट्रॉल में क्या होता है फर्दर? जो प्रोविटामिन डी टू एर्गोस्ट्रॉल इन प्लांट्स होता है, इसके ऊपर जब हमारी सन रेज पड़ती हैं जिसको यूवी रेज कहते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल में। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एर्गोस्ट्रॉल होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल में। ओके, देन नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा होने वाला है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डी थ्री विटामिन है, प्रोविटामिन डी थ्री, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है जो एक्यूमुलेट होता है हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर जब हम यूवी रेज डालते हैं या फिर जो सनलाइट पड़ती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोले कैल्सीफेरॉल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोले कैल्सीफेरॉल एक्टिव होता है या फिर इनएक्टिव होता है। तो ये जो होता है कंपोनेंट, ये इनएक्टिव होता है। इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है या फिर एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है कैल्सी ट्रायोल, और सबसे ज़्यादा पोटेंट कैल्सी ट्रायोल ही होता है। कैल्सी ट्रायोल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो कैल्सी ट्रायोल, बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राई देख लेते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें ट्राई है तो 3 जगह हाइड्रोक्सी लगा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि डाई हाइड्रोक्सी ही होता है। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ही लगते हैं इसमें। कहाँ कहाँ पे? 1 पोजीशन पे और 25 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी के ग्रुप होते हैं और कोले कैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल नेम हो जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। और यहाँ पे जो 7 डाई हाइड्रो मिला था हमें, 7 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है? ये ऑब्टेंड होता है हमारे डाइट से। डाइट हम जब लेते हैं ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है डाइट, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा इंटेस्टाइन से पास होते हुए लिवर में जब जाता है तो लिवर में ये मेटाबोलाइज हो जाता है एज अ 7 डाई हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, जो कि फर्दर कोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है सनरेज की प्रेजेंस में। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन डी के। विटामिन डी क्या करता है? ये हेल्प करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है विटामिन डी। और सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट में ये है कि मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, जो हमारी बोन्स होती हैं उनको मिनरलाइजेशन पहुंचाता है, मतलब उनको मिनरल्स पहुंचाता है जिसकी वजह से हमारी बोन्स मजबूत हो पाए। देन मिनिमाइज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, मतलब जो हमारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है इंटेस्टाइन से, उसको भी ये मिनिमाइज करेगा। एक्सक्रीशन जब मिनिमाइज होगा तो प्लाज्मा में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो इसको विटामिन डी को एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम भी दे सकते हैं कि जिसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है जिन पेशेंट्स में, उनको भी विटामिन डी दिया जा सकता है या फिर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी डेली डोज क्या होती है। तो इसकी डेली डोज जो होती है वो 200 IU पर डे होती है।
जिसमें 500 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है पर डे। मतलब 500 माइक्रोग्राम पर डे हमें विटामिन डी लेना चाहिए फॉर एडल्ट मेल और फीमेल। ओके, अब हम आगे विटामिन्स की डिफिशियंसी को देखेंगे कि विटामिन्स की डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन की डिफिशियंसी होती है वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की सी बेंड हो जाती हैं। मतलब इस तरीके से की हो जाएंगी, उनके जो पैर हो जाएंगे हल्के से टेढ़े हो जाएंगे, जो पैर की हड्डियाँ हैं वो हल्की सी लचीली हो जाएंगी और टेढ़ी हो जाएंगी। यहाँ पे लाइक मैंने मेंशन किया है बो लेग्स, बो शेप की लेग्स हो जाती हैं, नॉक नीज हो जाती हैं, पिजन ब्रेस्ट, इन शेप्स की उनकी हड्डियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रंस के अंदर। और विटामिन डी को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं एंटी रैचिटिक विटामिन। रैचिटिक इज नथिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिकेट्स। रिकेट्स को हम कहते हैं रैचिटिक। तो रैचिटिक से जो बचाता है उसको कहते हैं एंटी, ठीक है, एंटी रैचिटिक विटामिन। तो ये विटामिन डी को ही हम बोलते हैं एंटी रैचिटिक विटामिन। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है गवर्नमेंट एग्जाम में कि एंटी रैचिटिक विटामिन किसको कहते हैं, तो ये होता है हमारा विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा डिफिशियंसी है वो है ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक, ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, ये एडल्ट्स के अंदर होता है। एडल्ट्स की जो हड्डियाँ होती है हल्की सी लचीली हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ये एक डिफरेंस यहाँ पे है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया में। ये ऑस्टियोमेलेशिया जो होता है वो ओनली एडल्ट्स होता है, खाली एडल्ट्स में होता है, और रिकेट्स जो होता है वो ओनली चिल्ड्रंस में होते हैं। ठीक है, और एक टर्म और आता है कि ऑस्टियोमेलेशिया की हमारी हड्डियाँ इसमें लचीली हो जाती हैं, और एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो ब्रिटेल हो जाती हैं, मतलब टूटने लगती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, सो नाउ अगली जो डिफिशियंसी है उसको कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में क्या होता है, जो हमारी रीनल पैरेनकाइमा होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्सीट्रायोल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कैल्सीट्रायोल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पैराथायराइड इंक्रीज़ हो जाएगा हार्मोन, तो बोन का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये भी एक डिफिशियंसी होती है। अब टॉक्सिसिटी की बात करते हैं कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से क्या होता है। अगर विटामिन डी ज़्यादा आ गया किसी के अंदर, किसी को ज़्यादा दे दिया गया, तो सबसे ज़्यादा मैं बता दूं कि सभी विटामिन्स में सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है वो विटामिन डी होता है ओवरडोज में। अगर विटामिन डी की ओवरडोज ज़्यादा हो गई तो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। क्यों टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी से क्या होता है कि स्टोन्स जो होती हैं वो किडनी में बन जाती हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ में। अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी इन सॉफ्ट टिश्यूज़ में हो जाता है तो ये सबसे भयंकर टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि स्टोन्स अगर बन गई, स्टोन्स बन जाती हैं तो बॉडी में पेन होता है, जहाँ पे भी स्टोन्स रहती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से पेन होता है पेशेंट में, और पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है अगर यूरेटर में स्टोन्स बन जाती हैं। तो ये टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है विटामिन डी की। अब विटामिन डी हमारा ये यहाँ तक था, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो इसका कन्वर्जन है एर्गोस्ट्रॉल का, ये इंपॉर्टेंट है, और 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन कैसे होता है, कौन सा एक्टिव होता है कौन सा इनएक्टिव होता है। लाइक कोल कैल्सिफेरॉल इनएक्टिव होता है, कैल्सिट्रॉल एक्टिव इसका फॉर्म है, और सबसे ज़्यादा पोटेंट ये होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होता है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इसकी टॉक्सिसिटी भी नोट कर लीजिएगा आप कि इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है फैट सोल्यूबल विटामिन में, वो आ जाता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल और अल्फ़ा टोकोफेरॉल। इसमें 3 यूनिट होती है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट होता है वो अल्फ़ा टोकोफेरॉल होता है, इसीलिए हम इसको अल्फ़ा टोकोफेरॉल कहते हैं। इसमें जो है क्रोमेन रिंग पाई जाती है जिसको हम
टोकैल रिंग भी कहते हैं। ओके, अगर हम टोकॉल रिंग के साथ 3 आइसोप्रेनाइड यूनिट लगा दें, 3 आइसोप्रेनाइड रिंग विद टोकॉल रिंग और क्रोमीन रिंग, तो ये हमारा बन जाता है क्या, विटामिन ई। ओके, इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसका रोल रिप्रोडक्शन में भी होता है और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है कि जो सेलेनियम होता है हमारा, ये सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाता है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों दिखाता है, क्योंकि जो ग्लूटाथायोन होता है उसका परऑक्सीडेशन कर देता है ये। अगर ग्लूटाथायोन का परऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये भी फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं परऑक्सीडेशन होने के बाद। तो यहाँ पे ये विटामिन ई और सेलेनियम ये सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाएंगे। सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब होता है कि 1+1, ठीक है, 1+1 इज इक्वल्स टू 2। मतलब ये एक और एक मिलके डबल एक्शन जब कोई चीज़ दिखाती है, कोई भी ड्रग या फिर कोई भी विटामिन या फिर विटामिन ई के साथ सेलेनियम दे दिया है, तो ये सिनर्जिस्टिक एक्शन शो कर देती है कि उसको बढ़ा देती है, डबल कर देती है उसका एक्शन। तो अगर सेलेनियम इसके साथ दे देते हैं विटामिन ई के साथ तो इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाता है। अब हम सोर्स के लिए देखेंगे कि विटामिन ई के सोर्स कहाँ कहाँ से होते हैं। तो ये कुछ सोर्स मैंने लिखे हुए हैं, लाइक कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वीट जर्म ऑयल, ये सारे सोर्स होते हैं विटामिन ई के। ओके, विटामिन डी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था, तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे लीस्ट कौन सा होता है टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक कौन होगा। लाइक इसकी अगर ओवरडोज भी ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, तो यहाँ पे ये विटामिन ई हो जाता है। विटामिन ई इज़ द लीस्ट टॉक्सिक इन ओवरडोज। अब विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें होती है वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक विटामिन ई की जो डिफिशियंसी से होता है, सबसे पहले मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो हमारी मसल सेल होती हैं उसके रिपेयरिंग में ये काम करता है विटामिन ई। तो ये जो मसल सेल रिपेयरिंग होती है ये इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा परऑक्सीडेशन की वजह से सेंसिटिव होती हैं। आरबीसी इज सेंसिटिव टू परऑक्सीडेशन, ये सबसे ज़्यादा परऑक्सीडेशन से सेंसिटिव होती हैं। तो जो हमारा विटामिन ई होता है वो परऑक्सीडेशन का फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक अनीमिया नहीं होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो यहाँ पे ये हीमोलाइटिक अनीमिया कॉज कर देगा। हिपैटिक नेक्रोसिस में भी विटामिन डी मतलब हिपैटिक नेक्रोसिस भी हो जाती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। ओके, अब हम इसका क्लिनिकल यूज़ देखेंगे कि क्लिनिकल यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है सबसे ज़्यादा यूज़, देन एफवीडी में होता है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़, एनएमसी में होता है नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प। सो जो एफवीडी होता है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़, ये क्या होता है कि ये नॉन कार्सिनोजेनिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लम्फ अगर ब्रेस्ट में बन रहा है तो वो कैंसर ही हो, वो कैंसर नहीं होता है वो, बल्कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से कभी कभी सिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ हो जाती है जिसमें लम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे विटामिन ई सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसमें हम विटामिन डी दे सकते हैं। अब इसकी डेली डोज देख लेते हैं कि मेल में क्या होती है, 10 to 15 mg पर डे मेल्स में, और 8 to 10 mg पर डे इन फीमेल्स। तो ये हमारा विटामिन ई का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमने डिस्कस किया है। लाइक इसको अल्फ़ा टोकोफेरॉल भी कहते हैं, इसमें क्रोमीन रिंग पाई जाती है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन्स होता है, और सिलेनियम के साथ इसका डबल एक्शन सो होता है जिसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन। और सोर्स हमने कुछ ये नोट किए हैं यहाँ से यहाँ तक। विटामिन ई सबसे ज़्यादा कम ओवरडोज में टॉक्सिक होता है, और ये 3 इसके डिफिशियंसी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हिमोलाइटिक एनीमिया और हिपैटिक नेक्रोसिस। और इसके क्लिनिकल यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एफबीडी और एनएमसी में यूज़ किया जाता है। और ये आप डोज भी इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। सो नाउ नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा सबसे लास्ट जो विटामिन है फैट सोल्यूबल का, वो है विटामिन के। विटामिन के को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर पार्ट 1 में
कि ये कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है, लाइक जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। इसमें कौन सी रिंग होती है? नेप्थोक्विनोन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। अब फर्दर विटामिन के 3 टाइप्स के होते हैं, K1, K2 एंड K3। K1 क्या होता है? ये प्लांट से ओरिजिन होता है, लाइक फाइलोक्विनोन है, इसमें फाई है तो ये प्लांट हो जाएगा, इसमें पी है, पी प्लांट्स में भी होता है। फाइलोक्विनोन जहाँ भी आप देख लीजिएगा उसका मतलब होता है विटामिन K1। ओके, इसको हम फाइटोनाडायोन भी कहते हैं। फाइटोनाडायोन इज ऑल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन K1। ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? प्लांट से होता है। कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? अल्फा अल्फा लीव्स से मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, स्पाइनस से, टोमेटोज से। हालांकि टोमेटोज में विटामिन सी भी होता है बस उसमें, बट उसमें विटामिन के भी प्रेजेंट होता है। और इसका नेक्स्ट जो है होता है विटामिन नेक्स्ट विटामिन K2 एंड K3। विटामिन K2 को क्या कहते हैं? मेनाक्योन। और K3 को क्या बोलते हैं? मेनाडायोन। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि K2 और K3 को कैसे याद करें। K1 तो आपने याद कर लिया कि फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है, जहाँ भी फाई आ जाए समझ लेना कि वो K1 की बात हो रही है, फाइटोनाडायोन K1 की बात हो रही है। अब मेनाक्योन और मेनाडायोन कैसे याद करें? तो ऐसे याद करेंगे कि मीना, ठीक है, मीना एक लड़की है। ओके, मीना में मीना है। मीना एक लड़की है जो 2 बार क्वीन बनी, ठीक है, 2 बार क्वीन बनी, तो इससे क्या हो जाएगा? मेना क्यूनोन, क्यूनोन से याद रखेंगे क्वीन, ठीक है। और 3 बार क्या बनी? डायन बनी, ठीक है। मैं डायन को ऐसे लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे डायोन है, ठीक है। मेना 2 बार क्वीन बनी और 3 बार डायन बनी, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि 2 बार क्या बनी थी और 3 बार क्या बनी थी। सो विटामिन K2 मेनाक्योन एंड विटामिन K3 मेनाडायोन, इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये हमें मिलता है। तो इसको मेनाक्योन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फार्नाक्योन, ओके, और ये हमको फिश मील्स से मिलता है। और मेनाडायोन जो होता है K3 वो सिंथेटिक एनालॉग है और ये वाटर सोल्यूबल है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं विटामिन के। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है वो ब्लड के कोगुलेशन में होता है। लाइक कभी भी जब हमें माइनर कट या फिर इंजरीज हो जाती हैं तो वहाँ आप देखते होंगे कि इंजरी होने के बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसके वजह से जो ब्लीडिंग होती है हमारी स्टॉप हो जाती है। सो सबसे ज़्यादा वहाँ कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो ये विटामिन के होता है जो ब्लड का कोगुलेशन करता है, वो ब्लड को कोगुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। और विटामिन के ब्लड कोगुलेशन में ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, 2, 7 और 9, 10। ये 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इसको कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी मैं सीरीज़ बताऊंगा, उसको भी मैं ट्रिक से बता दूंगा कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 1 to 13 है शायद, वो सारे मैं आपको याद कराऊंगा कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं। ओके, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं विटामिन का जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद एक नया वीडियो लाऊंगा क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर ही खाली, उसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम याद करेंगे और पढ़ेंगे एक एक के बारे में। नेक्स्ट जो फंक्शन है विटामिन का वो है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। मतलब ये क्या करता है? हेल्प्स कैल्शियम टू डिपॉजिट इन कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है कि कैल्शियम को डिपॉजिट करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनका ऑक्सीडेशन भी करता है विटामिन के, ठीक है। अब क्या देखेंगे डिफिशियंसी से क्या क्या हो रहा है। डिफिशियंसी कैसे हो जाती है? माइनर इंजरीज, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। मतलब अगर डिफिशियंसी हो गई विटामिन के की, ऊपर हमने जैसा कि डिस्कस किया यहाँ पे कि ब्लड का कोगुलेशन कर रहा है विटामिन, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। हमें अगर माइनर कट भी लगेंगे तो वहाँ से ब्लड लगातार निकलता रहेगा, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली होने लगेगी वहाँ पे, तो ब्लड स्टॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से एनीमिया भी हमें हो सकता है, या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई तो डेथ भी हो सकती है उससे। अब क्यों होती है विटामिन के की डिफिशियंसी?
पहला तो फॉल्टी ऑब्जॉर्प्शन लाइक ऑफ बाइल सॉल्ट, अगर हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है विटामिन के का, उसकी वजह से डिफिशियंसी हो गई। डायरिया में अगर हमारा वाटर लॉस भी ज़्यादा हो जाता है तो विटामिन के की वजह से डिफिशियंसी हो सकती है। डायरिया में ये हो सकता है हमारे विटामिन के की डिफिशियंसी। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे वो विटामिन के को किल कर देते हैं। जैसा कि पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे वो विटामिन के जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से विटामिन नहीं बन पाते हैं। और हाइपर विटामिनोसिस अगर हो गई, विटामिन के बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या कहते हैं देते हैं हम हिपैरिन और वॉरफेरिन। ये जो 2 ड्रग्स होती हैं जिसको दिया जाता है एज अ एंटी कोगुलेंट या फिर एंटी कोगुलेशन के लिए। अगर विटामिन ज़्यादा हो गया विटामिन के हमारे बॉडी में तो वॉरफेरिन और हिपैरिन देंगे। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे विटामिन के बारे में भी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है विटामिन K1, K2 और K3 का नाम, इसको याद रखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये याद रखेंगे, और इसके विटामिन के फंक्शंस क्या होते हैं और डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। सो ये लेक्चर हमारा फैट सोल्यूबल और विटामिन्स का इंट्रोडक्शन हिस्ट्री पार्ट 1 में ही हो गया था, और पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया DEK, ये 3 विटामिन फैट सोल्यूबल में बचे थे। अब इसके नेक्स्ट वाली जो सीरीज़ होने वाली है हमारी, वो होने वाली है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के ऊपर, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी विटामिन है एक एक के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम याद करेंगे कि कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। विटामिन सी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।